बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर फिलिप सिडनी के ऐसे डिफेंस ऑफ पोइट्री या एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री का दूसरा पार्ट है, दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, यानी वो सबसे पहले बताता है कि मैं ये सब क्यों लिखने जा रहा हूँ। मैं मुख्तसर सा आपको ब्रीफ से इंट्रो देता चलूँ कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था। उसके बाद कहता है कि ये एक एंटीक्विटी पाई जाती है, यूनिवर्सल है, यानी स्टार्ट ही से प्रेजेंट थी और हर जनरेशन में प्रेजेंट है और अभी तक कंटिन्यूटी है इसमें। और फिर ये कि तमाम जो रवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनमें पोइट्स की इज़्ज़त की जाती है, वेनरेशन है। फिर हमने देखा कि पोइट्री की डेफिनेशन क्या है, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स, बैलेड, एलेजी और लिरिक पोइट्री, हीरोइक पोइट्री, एपिक और डिफरेंट उनको देखा। तो फिर हमने देखा कि ये बाकी फील्ड से सुपीरियर कैसे है, हिस्ट्री, फ़िलोसफी और दीगर साइंसेस से इसकी सुपीरियॉरिटी क्या है। फिर हमने देखा कि इसकी कंड्यूसिव नेचर कैसे है, मींस कि ये किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है विर्चू की तरफ। तो इस ये लेक्चर सारी में हम ये चीज़ें पिछले देखेंगे लेक्चर में देख चुके हैं। कि पोएट्री के मुतालिक जो जनरल उस वक्त बातें की जा रही थी उनको फिलिप सिडनी ने किस तरह से जस्टिफाई किया। फिर वर्स और राइम का जो इशू चल रहा था उसको किस तरह से जस्टिफाई किया। फिर जो स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म थी पोएट्री की, स्पेसिफिक चार्जेस थे पोएट्री पे, उनको फिलिप सिडनी ने किस तरह से जस्टिफाई किया। 5 और 6 बातें थी जो उस वक्त स्पेशल काज बनी हुई थी पोएट्री के मुतालिक, थिंकिंग का, कंट्रोवर्सी का, उनको जस्टिफाई करता हुआ नज़र आएगा। फिर जो जनरल पोइट्री का उनको सबको वो पहले हम रीज़न्स देखेंगे, फिर उनकी डिफेंस को देखेंगे, जस्टिफिकेशन को देखेंगे। और फिर जो फिलिप सिडनी है उस वक्त की कंटेम्प्रेरी पोइट्री और ड्रामा और उसके रीज़न, यानी उसके डिक्लाइन के रीज़न पे, और उसमें मौजूद जो फॉल्ट्स हैं, डिक्शन के फॉल्ट्स हैं, लव पोइट्री में जो एरर्स हैं, इसी तरह वर्सिफिकेशन में जो मसले आ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर किस तरह से है, उन चीज़ों पे बात करता हुआ नज़र आता है। इस पोर्शन में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। फिलिप सिडनी कहता है कि ये जो जनरली लोग एवं ही पोइट्री पे हंस रहे हैं और इसका मजाक बढ़ा रहे हैं, इनके पास कोई ख़ास चार्जेस नहीं है, इनके पास कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है उन चीज़ों को बाकायदा साबित करने का कि पोइट्री में ये इश्यूज़ हैं या नहीं हैं। तो इनकी क्रिटिसिज्म के पास, जब इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है, इनके पास कोई बात ही नहीं है करने के लिए मजाक बनाने के अलावा, तो इनकी तो क्रिटिसिज्म को डेफिनेटली इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि ये खुद कन्फ्यूज्ड हैं, इनकोहेरेंट हैं, इनको पता ही नहीं है कि कहना क्या है, ये जस्ट बस मजाक बना रहे हैं। तो इनको तो पहले ही वो साइड पे कर देता है। फिर आती है राइम और वर्स की बात। तो राइमिंग और वर्सिफिकेशन की जस्टिफिकेशन देते हुए कहता है, मीन्स कि उस वक्त कहा जाता था कि पोइट्री जो है सिर्फ ये राइमिंग है, यानी अल्फाज को आपस में मिला देना और अल्फाज को बांध देना है, वर्सिफिकेशन है। तो फिलिप सिडनी कहता है कि राइम जो है वो पोइट्री का एसेंस नहीं है, पोइट्री कुछ और चीज़ है। राइम तो जस्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है कि पोइट्री जो है मीन्स के पोइट्री को ब्यूटीफाई करने के लिए राइमिंग की यूज़ होती है, इसको डिज़ायरेबल बनाने के लिए। तो वो 1-2 पॉइंट्स कहता है इसके मतलब कि ये पॉलिश कर रहा है, राइम स्पीच को जो है पॉलिश करता है। इसके अलावा SCALIGER, सकैलिगर, ये एक फ्रेंच पोएट था जिसने ऑलरेडी इसको डिफेंड कर रखा है कि राइम क्यों यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो है वर्बल हार्मनी जो होती है, अल्फाज का आपस में यूनाइट होकर रहना, उसको रेगुलेट कर रहा होता है, अल्फाज को एक प्रॉपर ऑर्डर दे रहा होता है, एक प्लीजिंग सेंस उसको दे रहा होता है। इसके अलावा उसको सेंशुअल बना रहा होता है, वर्ड्स को इमोशनल क्वालिटी दे रहा होता है। और इसके अलावा ये याद रहने में, यानी अगर वो अल्फाज जो हैं वो रिदम और वर्स में होंगे तो वो ईज़िली आपको याद रह सकती हैं पोएटिक लाइंस। तो राइम और वर्स का बेसिक मकसद तो ये है, ना कि राइम और वर्स ही पोइट्री का एसेंस है और राइम और वर्स ही पोइट्री है। ये तो जस्ट एक इजाफी चीज़ है। पोइट्री का असल एसेंस तो जो टेक्स्ट है, जो बातें हो रही हैं उसमें वो है। फिर बात आती है स्पेशल क्रिटिसिज्म की। तो स्पेशल क्रिटिसिज्म में बेसिकली 3-4 बातें थी जो उस वक्त की जाती थी। सबसे पहली तो ये थी कि पोइट्री जो है वो यूज़लेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके अलावा बहुत सी फ्रूटफुल नॉलेज वाली चीज़ें मौजूद हैं जिनको पढ़ना चाहिए, ऐसी फील्ड्स हैं जिनको पढ़ के ख़ुद को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में तो जो फिलिप सिडनी है पहले ही जस्टिफाई करके आ चुका है कि पोइट्री जो है कंड्यूसिव इन नेचर है और मैन को जो है वो वर्चुअस बना रही होती है, वर्चुअस डीड्स और एक्शन की तरफ लेके जा रही होती है। तो ये बातें वो सारी पहले कर चुका है। दूसरा जो एतराज़ था वो ये था कि पोइट्री जो है वो मदर ऑफ़ ऑल लाइज़ है, यानी तमाम किस्म के झूठ की जो दादी अम्मा है वो शायरी है। तो फिलिप सिडनी इस मामले में कहता है कि पोइट्री किसी भी फैक्ट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही होती, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट या उसको अफर्म नहीं कर रही होती। मैं एग्जैक्ट लाइंस उसकी पढ़ना चाहूँगा। टू लाई इज़ टू अफर्म व्हाट इज़ नॉट ट्रू। वो कहता है झूठ तो तब होता है जब हम किसी चीज़ की तस्दीक करें जो कि सही नहीं है। पोएट नथिंग अफर्म्स एंड देयरफॉर ही नेवर लाइज।
पोएट जो है वो कभी भी किसी चीज़ की तस्दीक नहीं कर रहा होता, अफेम नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब है कि कभी भी झूठ नहीं बोलता। द हिस्टोरियन कैन लाई फॉर ही अफेम्स द फैक्ट्स, हिस्टोरियन झूठ बोल सकता है क्योंकि वो अफेम कर रहा है फैक्ट्स को, जबकि पोएट तो जस्ट ये बताता है कि व्हाट, पोएट जो है, मैं लाइंस पढ़ता हूँ, द पोएट फॉर ही डजंट डील विद व्हाट इज़, वो ये नहीं बताता कि मीन्स के वो इसको तस्दीक नहीं कर रहा होता कि क्या है, बट विद व्हाट शुड बी, लेकिन क्या होना चाहिए, और व्हाट शुड नॉट बी, ले और क्या नहीं होना चाहिए। पोएट ये बता रहा है, वो अफर्मेशन नहीं कर रहा। अगर अफर्मेशन करे तो फिर झूठ या सच हो सकता है। वो फैक्ट को ऑफ़र नहीं कर रहा, वो फिक्शन को ऑफ़र कर रहा है, और फिक्शन को इस तरह से ऑफ़र कर रहा है कि उसमें आइडियल काइंड ऑफ ट्रुथ प्रेजेंट है। फिर बात की जाती थी कि पोएट्री जो है जस्ट करप्टिंग इन्फ्लुएंस है, ये लोगों को आवारा बनाने में मीन्स के हेल्पफुल, मीन्स के लोगों को आवारा बना रही है, और इसके अलावा एफिमिनेशन कर रही है मेल्स की, यानी मर्दों को औरतों जैसी खसूसियात दे रही है, क्योंकि उस वक्त ड्रामाज में औरतें जो है मर्द बतौर औरत रोल प्ले करते थे। इसके अलावा जो है इसका थीम बस जो है वो लव ही है, और मींस के लव जो है यही बस डेडली डिज़ायर है जो इंसान के अंदर क्रिएट कर रही है। तो ये चार्ज था, यानी पहला चार्ज हमने पढ़ा कि पोएट्री यूज़लेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें कोई नॉलेज वाली चीज़ नहीं है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि पोएट्री तमाम झूठ की माँ है, और फिर कहता है कि पोएट्री जो है उसका करप्टिंग इन्फ्लुएंस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा चौथा उनका जो एतराज़ था वो ये था कि पोएट्री जो है वो मोरालिटी को ख़राब कर रही है, डे ड्रीमिंग और फैंसी की तरफ लेके जा रही है। और फिर पाँचवीं बात ये थी कि जो प्लेटो था उसने अपनी आइडियल उसने यूटोपिया बनाने की बात की थी, उसमें से पोएट्स को निकाला था। इन सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहा है। पहले 3 पॉइंट्स को हमने जस्टिफाई कर लिया। तीसरा पॉइंट ये था कि करप्ट कर रही है और एफिमिनेट कर रही है और डेडली डिज़ायर से इंसान को फिल कर रही है। तो सिडनी इस बारे में कहता है कि हाँ, मॉडर्न पोइट्री जो है नो डाउट वो इस तरह कर रही है, उसकी विशियस ट्रीटमेंट उसमें लव का पाया जाता है, लेकिन मसला यह है कि ये मॉडर्न पोइट्री में पोइट्री का अब्यूज़ किया जा रहा है। पोइट्री इन इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, बट द पोएट्स नाउ रिप्रेजेंटिंग इट इज़ नॉट गुड। जिस तरह से अब उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है। सिमिलरली कहता है कि पोएट्री में जो लव का थीम है, तो लव जो है अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इट शोज़ एन अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। लव अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी है, तो वो कैसे बैड हो सकती है जिसमें अप्रिशिएट हम ब्यूटी को कर रहे हैं। सिमिलरली अगला एतराज़ था कि पोएट्री जो है ये मोरालिटी को ख़राब कर रही है, ये इंसान को फैंसी में इंडल्ज कर रही है, डे ड्रीमिंग में चला जाता है पोएट्री पढ़ने से बंदा, और इससे जो आर्ट है डिक्लिनेशन ऑफ आर्ट है ये, यानी डिक्लिनेशन ऑफ आर्ट के अलावा कि ये एक्ट की तरफ यानी एक्शन की तरफ कम लेके जाती है, जबकि सुस्ती और काहली इसकी वजह से इंसान में आ जाती है, यानी वो जस्ट अल्लाह पे छोड़ देने वाला या उसको फेट पे छोड़ देने वाला बन जाता है। तो इसके बारे में सिडनी कहता है कि पोएट्स जो हैं उन्होंने बहुत से मुहाज़ों और जंगों में हिस्सा लिया है, वो जो जंगजू और जो पुराने नाइट्स थे उनके साथ कैंपिंग में रहे हैं, और इसके अलावा जो जंगजू थे और जो वॉरियर्स थे उन्होंने बजाते ख़ुद बहुत से पोएट्स को सराहा है और इस बात को तस्लीम किया है कि इनकी शायरी ने हमें मोटिवेट किया। इसी तरह जो फॉल्ट्स थे, अगर ये बात की जाए कि पोइट्री डे ड्रीमिंग और फैंसी और इमेजिनेशन की तरफ ले जाती है, तो ये तो तमाम जो नॉलेज है वो इंसान को इमेजिनेशन की तरफ ले जाता है, इसमें सिर्फ पोइट्री का तो हाथ नहीं है। इसी तरह पोइट्री की जो मींस के अगर ये बात है तो फिर तो तमाम जो इल्म की किताबें हैं उनकी मज़म्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पोइट्री ही ऐसी फील्ड है जो हीरोइक एक्शन परफॉर्म करवा रही है। और फिर वो बहुत सी हिस्ट्री से एग्जांपल्स ला खड़ी करता है कि ये देखो यहाँ पे भी पोइट्री ने हीरोइक एक्शन परफॉर्म कराए, यहाँ पे पोइट्री की वजह से फ़ायदा हुआ। फिर उनका जो स्पेसिफिक एतराज़ था वो ये था कि पोइट्री जो है उसके मतलब प्लेटो के तो नज़रियात ठीक नहीं है। उसने कहा तो जो यूटोपिया होगी या आइडियल उसका किंगडम होगा, कॉमनवेल्थ आइडियल कॉमनवेल्थ होगी, उसमें जो है पोएट्स को तो वो दाखिल ही नहीं होने दे रहा, या पोएट्री को पोएट्स को बैन करने के मुतल्लिक़ कह रहा है। तो प्लेटो कहता है कि फ़िलिप सिडनी कहता है कि प्लेटो जो था वो पोएट्री के अगेंस्ट नहीं था, पोएट्री के अब्यूज़ के अगेंस्ट था, यानी पोएट्री को जिस तरह से बढ़ता जा रहा था और जो थीम्स उसका मौजू रहे थे उन चीज़ों के ख़िलाफ़ था। पोएट्री के वो इटसेल्फ ख़राब नहीं है, क्योंकि उसकी एक बुक, उसके एक आयन नाम की बुक है या ऐसे है, मैंने नहीं देखा गूगल से, वो उसमें कहता है कि ही गिव्स हाई एंड राइटली डिवाइन कमेंडेशन अन टू पोइट्री, कि पोइट्री को तो वो डिवाइन चीज़ उसमें करार दे रहा है। इसी तरह वो पोइट्री के मतलब कहता है कि पोइट्री जो है ये लाइट एंड विंग्ड एंड सैक्रेड थिंग है,
तो पोइट्री के मतलब तो उसका ये नज़रिया है कि इसके लिए डिवाइन इंस्पिरेशन आती है, और ये डिवाइन इंस्पिरेशन और मींस के जो हेवनली इन्फ्लुएंस है उसके अंडर लिखी जाती है। तो अगर वो इतना इस आर्ट को मुक़द्दस समझ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके नज़दीक आर्ट मुक़द्दस है, लेकिन उस ज़माने के आर्टिस्ट और उस ज़माने के थीम्स जो थे या अब्यूज़ था इस आर्ट का, वो उसके नज़दीक जो है अहमियत नहीं रखता था, उस वजह से वो कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने मुख्तसरन बताया कि जो 4-5 एतराज़ात मेन थे, उनके मतलब जो है वो एतराज़ात क्या क्या थे और उनको फ़िलिप सिडनी ने डिफ़ेंड किस तरह से किया। अब हम देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा के के मतलब सिडनी के क्या नज़रियात थे और उनको वो कैसा जानता सबसे था। पहले वो मॉडर्न पोइट्री की बात करता है, जिसमें वो कहता है कि जो हमारे पीसफुल ईयर थे वो गुज़र चुके, अब के जो शुअरा की नस्ल आ रही है ये पालतू नस्ल है, टेम है, और काहली की मारी हुई स्लगिश जनरेशन है, जिसमें ना तो जोश जज्बा और वलवला है, ना ही इनकी स्पिरिट जो है वो इतनी जेनरस है कि वो कोई अच्छा काम या पोएटिक क्रिएशन कर सके। दूसरी बात वो करता है कि पोएट जो हैं वो अब जो आ रहे हैं ये ज़रा कमीनी नस्ल के हैं, बेस पीपल हैं, और इनके पास जो जहानत है वो चापलूस किस्म की, खुशामदी किस्म की है, सर्वाइल वेट है इनके पास। इसी तरह ये दुनियादारी के मामलात में पड़े हुए हैं और अनइंस्पायर्ड हैं। इनको पोएट्री के लिए एक जीनियस बंदा चाहिए, और वो मॉडर्न एरा में हमारे पास ऐसा जीनियस कोई पैदा ही नहीं हो रहा। फिर वो कहता है कि पोइट्री में हमारे पास वाइड सेपरेट इग्नोरेंस है, हमें पता ही नहीं है पोएटिक आर्ट क्या है, ना पोइट्री का नॉलेज है, ना पोइट्री के अलावा किसी फील्ड का नॉलेज है, ना हमें कोई ऐसा साउंड मॉडल हमारे पास मौजूद है, साउंड मॉडल से मुराद परफेक्ट मॉडल जिसकी इमिटेशन की जा सके, और ना ही जो मौजूदा शुअरा हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो बहस करता है ट्रेजेडी पे। तो ट्रेजेडी के मतलब वो दोनों तरह के ख़यालात का कायल था, एक तो अरिस्टोटल के कंसेप्ट्स का भी, और दूसरा जो मिडीवल ट्रेडिशन चली आ रही थी उसका भी वो कायल था। अच्छा, अब वो मिडीवल ट्रेडिशन में मींस के फ़्रेंच और इटालियन क्रिटिक्स आ जाते हैं, जैसे स्कैलिगर जिसका पीछे भी जिक्र कर चुका है, इसके अलावा कैस्टली वेट्रो पता नहीं क्या क्या इनके नाम होते हैं, तो ये आगे सर। इसमें देखें तो मींस के मिडीवल ट्रेडिशन में वो फॉलो करता है कि जो ट्रेजेडी होनी चाहिए उसमें किसी टायरेंट का फ़ाल नज़र आना चाहिए, कोई ऐसा बंदा जो पोस्ट पे हो और उसमें ख़राबियाँ हों उसका फ़ाल होना चाहिए, जो ज़ालिम हो। इसी तरह स्कैलिंगर के मुताबिक जो ट्रेजेडी है उसका फंक्शन ये था कि ये एडमिरेशन होनी चाहिए इसमें, और सिंपथी नज़र आनी चाहिए हमें किसी के रिलेटेड। और जो कैस्टली वर्टो का नज़रिया था वो ये था कि पोइट्री में जो है मींस के ट्रेजेडी में जो है यूनिटीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए, और ये बात अरिस्टोटल के हाँ वो कहता है कि नहीं पाई जाती। ये मौजूदा ट्रेजेडी को यानी मॉडर्न ट्रेजेडी, उस ज़माने की मॉडर्न, अब की मॉडर्न नहीं, मॉडर्न ट्रेजेडी को ये ज़रा तनकीद करता हुआ हमें दिखाई देता है, और कहता है कि इसमें मींस के यूनिटीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, यूनिटी ऑफ टाइम स्पेस एंड प्लेस का। और सिमिलरली इसमें जो है नामुनासिब सी मिंगलिंग की जा रही है ट्रेजेडी की और कॉमेडी की, जो कि मुनासिब चीज़ नहीं है। एक ट्रेजेडी है गोरबोडक, ये इंग्लिश ज़ुबान की पहली ट्रेजेडी समझी जाती है, जिसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने लिखा था, ईयर मुझे भूल चुका है। तो इसके स्टाइल और एलोगेंस की ये बड़ी तारीफ़ करता है, लेकिन इसके मतलब भी यही कहता है कि इसमें भी यूनिटीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, यानी यूनिटीज़ का ख्याल हमें रखा जाना चाहिए था। फिर वो बात करता है ट्रेजाई कॉमेडी की। ट्रेजाई और कॉमेडी में ये कहता है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, यानी कॉमेडी अगर कॉमेडी होनी चाहिए, ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी होनी चाहिए। हाँ, वो इतनी सी इजाज़त ज़रूर देता है कि बाज़ मामलात में जहाँ ज़्यादा नामुनासबत पैदा ना हो, थोड़ा सा ट्रेजिक यानी कॉमिक रिलीफ हो जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि आप किंग्स और क्लाउन्स को इकट्ठा बिठा दें और उनकी बातें हो रही हों, इसी तरह वहाँ जनाजा जा रहा हो और यहाँ शहनाइयाँ बज रही हों, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी ट्रेजेडी अलग चीज़ है, कॉमेडी अलग चीज़ है, इन दोनों को थोड़ा सा किया जा सकता है, लेकिन हम जो मौजूदा दौर में कर रहे हैं, मौजूदा उसका दौर, उसमें ये ज़रा नामुनासिब तरीके से हो रहा है। इसी तरह वो कॉमेडी पे बात करता है, तो कॉमेडी के मतलब वो कहता है कि कॉमेडी जो है वो मौजूदा दौर की ज़रा इसका टेस्ट लो होता जा रहा है, जबकि हमारी जो कॉमेडी होनी चाहिए वो ज़रा इंटेलेक्चुअल किस्म की होनी चाहिए।
कॉमेडी में वो डिस्टिंग्विश करता है लाफ्टर को डिलाइट से। लाफ्टर के मतलब वो कहता है कि ये तो जैसे एक मुज़िका ख़ेज़ कहका है जो हम लगा देते हैं, लेकिन डिलाइट इज़ समथिंग एल्स। डिलाइट परमानेंट होती है, जबकि लाफ्टर का जो है वो परमानेंट नहीं है। मौजूद उस दौर में ये माना जाता था कि जो डिलाइट है वो लाफ्टर के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये इस ख़याल को भी झुटलाता है और कहता है कि कॉमेडी जो है उसमें पेनफुल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, एवल थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, विशियस चीज़ों के ज़रिए हमें जो है हंसी नहीं लानी चाहिए, यानी उससे सिर्फ हमें हंसी आएगी जबकि हम इंटरनल डिलाइट नहीं फ़ील करेंगे। तो कॉमेडी का जो मटेरियल होना चाहिए वो इस किस्म का होना चाहिए कि उसमें इंसान की कोताहियाँ, खामियाँ और उसकी जो जनरल कमज़ोरियाँ हैं उनको एक हार्मलेस वे में उसको दिखाया जाए। इसी तरह कंटेम्प्रेरी लव पोइट्री के बारे में वो कहता है कि कंटेम्प्रेरी लव पोइट्री जो है ये इक्वली डीजनरेट हो चुकी है, कोल्ड है, अनमूविंग है, इसमें पैशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, अनसुइटेबल है, इसमें जो स्टाइल है वो बनावटी है, ऑर्नेट है, और मींस के ऑर्नेट होता है एक्स्ट्रा सजा संवरा हुआ, और अननेचुरल है। पोइट्री के डिक्शन यानी ज़ुबान के बारे में बात करते हुए कहता है कि इसकी जो इमेजेस आप बना रहे हैं और वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फार फेच्ड इमेजेस हैं, और आप सिर्फ लफ्ज़ों से खेल रहे हैं, ये अल्फाज सिर्फ आपके ऑर्नेट हैं और इससे ज़रा स्टाइल आपका पोम्पस शानदार सा हो जाता है, लेकिन जो है इसमें ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट और ओरिजिनलिटी ऑफ पैशन मौजूद नहीं है। आप लफ्ज़ों के ज़रिए रीडर्स को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उनको कन्विंस या परसुएड नहीं कर रहे। इसी तरह कहता है कि ये आर्ट का मकसद आर्ट को ग़याबजू होना चाहिए, यानी दी यूज़ ऑफ आर्ट टू शो आर्ट, दे यूज़ आर्ट टू शो आर्ट बट वाइल द आर्ट शुड बी यूज़ टू कंसील आर्ट, यानी आर्ट का मकसद आर्ट को छुपाना होना चाहिए, ना कि आर्ट को एक्सप्रेस करना, क्योंकि सही जो आर्ट का फ़न है वो आर्ट की पोशीदगी में है, यानी ग़याबजू होना चाहिए किसी भी आर्ट को, पोइट्री को। हमारे यहाँ यही तस्वर पाया जाता है, ट्रू आर्ट लाइज इन द कंसीलिंग ऑफ आर्ट। इसके बाद वो वर्सिफिकेशन के मतलब बात करता है, यानी इंग्लिश की लाइन या राइम्स, इंग्लिश की जो लाइन होती है वर्स लाइन को कहते हैं, वो शायरी की लाइंस के मतलब बात करता हुआ कहता है कि हमारी इंग्लिश ज़ुबान है ये दीगर ज़ुबानों से सुपीरियर है, क्योंकि इसमें बहुत तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्सिफिकेशन दो तरह से हो सकती है, एक तो क्वांटिटेटिव है जो कि इंग्लिश में चलती आ रही है, और दूसरी क्वांटिटेटिव नहीं चलती आ रही, क्वांटिटेटिव होती है लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल की बेस पे, और दूसरी क्वालिटेटिव है जिसमें एक्सेंट और राइम को बुनियाद बनाया जाता है। इसी तरह सेज्यूरा जो है इसमें यानी ब्रेथनिंग ऑफ स्पेस जो होती है उसको हम मिडल में आती है, जबकि ना तो ये फ़्रेंच में इस तरह से आ सकता है सिज़ूरा, ना इटालियन में और ना स्पेनिश लैंग्वेज में। इसी तरह हमारी जो ज़ुबान है इसमें तीन तरह से राइम्स हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल राइमिंग है, फ़ीमेल है, और उसके अलावा सड्रूकियोला है। अच्छा, मेल राइमिंग में क्या होता है कि जो वर्ड है उसका आखिरी सिलेबल जो है वो राइम कर रहा होता है, फ़ीमेल में आखिरी दो सिलेबल राइम कर रहे होते हैं, और जो तीसरी है सड्रूकियोला उसमें तीन सिलेबल आखिरी राइम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमारी जो ज़ुबान है दूसरी ज़ुबानों से ज़रा सुपीरियर है। इसके अलावा फ़िलिप सिडनी जो ख़ुद था ये एक एरोपैगस नाम की सोसाइटी थी, उसका मेंबर था। ये सोसाइटी स्कॉलर पोएट पर मुश्तमिल थी, जिनका मकसद होता था कि इंग्लिश में क्लासिकल राइम्स को किस तरह से, क्लासिकल मीटर्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इसकी कोशिश थी कि इंग्लिश में जो है वो क्लासिकल मीटर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इस ऐसे में फ़िलिप सिडनी ने बेसिकली पोइट्री को डिफेंड किया है, उसकी सुपीरियॉरिटी बताई है, और उसका मकसद ये बताया है कि ये इंस्ट्रक्शन के लिए और डिलाइट के लिए है, और मींस के इस पे जो चार्जेस हैं वो बेसलेस उनको प्रूव करके दिखाया है। फिर ये कहा है कि पोइट्री जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन होती है और डिवाइन म्यूज़िक है, तो इसका बहुत मुकाम है लिटरेचर में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके साथ ही हमारा ऐसे भी ख़त्म हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें।